नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन महाजन हूँ। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में स्पाइनल न्यूरोसर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। स्पाइनल न्यूरोसर्जन मतलब न्यूरोसर्जन हूँ जिसमें मैं एडिशनल स्पाइन में स्पेशलाइज़ करके ट्रेनिंग ऑब्टेन किया हूँ कनाडा और जापान में से, और अभी मैं ज़्यादातर स्पाइन सर्जरी में कॉन्सन्ट्रेट करता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइन मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी में आम तौर पे होने वाली ये बीमारियाँ और उसके हिसाब से कौन सी ट्रीटमेंट उसके लिए करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ देखते हैं कि यह है अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी। ओके, तो अगर साइड से देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी का आकार लगभग थोड़ा एस की तरह होता है, जिसमें ये गर्दन के 7 मणके होते हैं जिनको रीढ़ का एक एक भाग या फिर एक टुकड़ा बोल सकते हैं। फिर छाती के 12 मणके होते हैं, कमर के 5 मणके और टेल बोन यानी माकड़ हाड़ के 5 मणके जो एक साथ को चिपके हुए रहते हैं, जिसको त्रिकास्ती नाम का हाड़ बोलते हैं। हर एक जो मणका रहता है वो हड्डी का बना रहता है। हर 2 मणके के बीच में ये जो सफेद चीज दिख रही, ये डिस्क या फिर चकती नहीं तो कुर्चा बोलते हैं, वो नरम रहती है और वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अभी हर एक रीढ़ की हड्डी का आकार देखेंगे तो हम लोग हाथ में जो अंगूठी पहनती है, उंगली में जो अंगूठी पहनते हैं वो आकार की होती है। तो ऐसे समझे कि हम लोग इतनी सारी अंगूठियां एक के ऊपर एक रचेंगे तो कैसे नली तैयार होगी। तो वैसे नली तैयार होती है जो दिमाग के नीचे से शुरू होती है और सीधा वो टेलबोन मतलब माकड़ हाड़ तक जाती है। वो नली में होती है अपनी मेन केबल मतलब मज्जारज्जू, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो दिमाग के बेस से शुरू होके वो कमर के पहले मणके तक आती है। कमर के पहले मणके में वो खत्म होने के बाद उसके नीचे धागे धागे की तरह नसें होती है, जिन नसों के द्वारा दिमाग का कंट्रोल दोनों पैरों पे और पेशाब और शौच पे होता है। तो ये ज़्यादातर अपने को जो मणके के प्रॉब्लम्स या फिर बीमारियां होती हैं वो गर्दन के मणके में होती है या कमर के मणके में होती है। इन दोनों मणके में क्यों होती है? बिकॉज यही दो मणके हैं जो ज़्यादातर हिलने वाले मणके हैं। छाती का मणका और ये टेलबोन माकड़ हाड़, ये दो मणके एक दूसरे में बहुत ज़्यादा हिलते नहीं, इसलिए उनकी बीमारी या फिर उम्र के हिसाब से होने वाली उनके उनमें जो बदलाव है वो बहुत कम तौर में दिखाई देते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा कि ज़्यादातर हमको कमर के मणके में कौन से प्रकार की बीमारियां होती हैं और हर एक बीमारी के लिए क्या टाइप की ट्रीटमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो पहली बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। तो ये अलग से मैंने सिर्फ कमर का मणका दिखाए हैं। तो डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज मतलब क्या? ये जो दो मणके के बीच में जो डिस्क है, चौथे और पांचवें मणके के बीच में, पांचवें मणके और माकड़हर या मतलब सैक्रम के बीच के जो डिस्क है, ये दोनों डिस्क में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या होता है, तो नॉर्मल डिस्क में लगभग 80% पानी होता है, लेकिन वो पानी उम्र के हिसाब से सूख जाता है या फिर उसको वो डिस्क को कोई इंजरी हो जाए तो वो सूख जाता है। उसकी वजह से ये डिस्क में से दर्द पैदा होता है और पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि उसको स्थानिक दर्द होता है। स्थानिक दर्द मतलब कि कमर के मणके की डिस्क अगर डिजेनरेशन हो गया है तो उसको कमर में दर्द होगा, गर्दन के मणके में अगर उसको डिजेनरेशन है तो गर्दन के मणके में दर्द होगा। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। इसको सिर्फ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस से हम इन पेशेंट्स का पेन कम कर सकते हैं। 2% से कम लोगों को ही इसमें सर्जरी की नौबत आती है, जिसमें जिन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस और कोई और ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होता है, उनको ये सिर्फ सर्जरी लगती है। ओके, अगली वाली बीमारी होती है जो कि थोड़ा यंग लोगों में दिखती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क आपने सुना होगा कि एक डिस्क का टुकड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता है इधर पीछे से, और यहाँ बाहर आने वाली नस को जो पैर में जाती है वो नस को दबाता है। वो पेशेंट के सिम्टम या फिर ये पेशेंट के तकलीफ को इंग्लिश में कॉमन तौर पे शायटिका करके बोलते हैं। तो जो नस पे दबाव आता है वो नस के रास्ते में पेशेंट को दर्द होता है। इस बीमारी में भी ऑलमोस्ट 80% मतलब 80% लोगों को भी फिजियोथेरेपी, आराम और दवाई गोली से ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 20% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसका डिसीजन भी 3 महीने के बाद ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि 80% जो मैंने बोले वो ठीक होते हैं, वो 3 महीने में वो डिस्क का टुकड़ा जो बाहर आता है वो अपने आप पिघल जाता है और नस अपने आप खुलने की वजह से पेशेंट को
अच्छा लगने लगता है और नस अपने आप खुल जाती है। तीसरी जो बीमारी होती है जो थोड़ा ओल्ड एज में दिखती है, थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोगों में दिखती है, उसको बोलते हैं लंबर कैनल सिनोसिस। तो उसमें क्या होता है कि इधर जो पीछे नस की थैली रहती है उसको बोलते हैं थिकल सैक, कि जिसमें पूरी की पूरी दोनों पैर में जाने वाली नसें रहती है, वो नस की थैली तीनों चारों दिशाओं से दबी जाती है। तो आगे से उसको ये डिस्क दबाता है, पीछे से इधर एक लिगामेंटम फ्लेवम नाम का नरम स्ट्रक्चर रहता है वो दबाता है, और साइड से ये फैसेट्स नाम के जो जॉइंट्स होते हैं वो सूजने की वजह से साइड से दबा होता है। तो 360 डिग्री से वो नस के थैली पे कॉम्प्रेशन आने की वजह से पेशेंट को लंबर कैनल स्टेनोसिस ये नाम की बीमारी होती है। ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? तो पेशेंट ज़्यादा देर चल नहीं पाता है, मतलब 5 मिनट चलेंगे 10 मिनट चलेंगे तो दोनों पैर में पेशेंट को झुंझुनाहट होगी, पैर में क्रैम्प्स या फिर दर्द होंगे, स्पेशली मांसपेशियों में दर्द होता है, और पेशेंट को बैठने का मन करता है। 2 या 3 मिनट बैठने के बाद पेशेंट वापस उतनी ही देर तक चल पाता है। इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कितनी चलने की क्षमता कम हुई है और एमआरआई पे नसों पे कितना दबाव है। अगर एमआरआई में दिखता है कि नसों पे सौम्य या मध्यम तौर का दबाव है तो इसका ट्रीटमेंट भी फिजियोथेरेपी से किया जाता है। अगर दबाव सीवियर हो और पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे कि उसको दैनंदिन कामों में उसको तकलीफ हो रही है, जो वो डे टू डे काम कर रहा है उसमें भी उसको तकलीफ हो रही है, तो फिर उन लोगों को सर्जरी की नौबत आती है। इसमें सर्जरी सिंपल होती है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पीछे से जाते हैं और पीछे से ऑलमोस्ट 180 डिग्री से नस की थैली को खोल देते हैं। उसको सर्जरी का नाम होता है लंबर लैमिनेक्टोमी। उससे नस की थैली खुल जाती है तो पेशेंट की नसें ओपन अप हो जाती है और वो ऑटोमेटिक पेशेंट का तकलीफ जो है वो कम हो जाता है। पेशेंट का चलने का जो अंतर है वो धीरे धीरे सुधर के नॉर्मल आदमी की तरह आ जाता है। चौथी जो बीमारी रहती है उसको जो बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलो मतलब मणका या फिर रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा, और लिस्थेसिस मतलब आगे खिसकना। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि एक मणका, समझो ये चौथा मणका है और ये पांचवा मणका है, तो चौथा मणका पांचवें मणके के ऊपर आगे अगर स्लिप हो जाता है आगे, तो फिर उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। तो ये पेशेंट्स में ज्यादातर तकलीफ क्या होती है कि वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। आमतौर पे औरतों में ये ज़्यादा दिखाई देता है कि वो बोलती है कि किचन में मैं ज़्यादा देर खड़े रह के काम नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं पका सकती, चाय बनाते वक्त भी मुझे बीच बीच में बैठना पड़ता है। पेशेंट को स्थानिक दर्द हो सकता है, कमर में दर्द, और अगर साथ में बाहर आने वाली नस पे ऊपर दबाव रहेगा तो स्थानिक दर्द के साथ में पेशेंट को पैर में भी दर्द हो सकता है। ये दोनों चिन्ह ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के रहते हैं। इसका डायग्नोसिस हम लोग एमआरआई और एक्सरे करके निकालते हैं, जिसमें हमको दिखता है कि एक मणका दूसरे मणके के ऊपर स्लिप हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट आमतौर पे यूजुअली सर्जरी लगता है, अगर पेशेंट का दैनंदिन काम पे बहुत अगर प्रभाव हो गया रहेगा तो उसमें सर्जरी होती है कि हम लोग एक मणका दूसरे मणके से फिक्स करते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कि ऊपर के मणके में एक राइट में एक लेफ्ट में ऐसे दोनों साइड में स्क्रू डालते हैं, नीचे के मणके पे राइट लेफ्ट में स्क्रू डालते हैं और वो स्क्रूज को रॉड से जोड़ देते हैं, जिस वजह से दोनों मणके एक दूसरे पे हिल नहीं पाते हैं। उसके साथ ही हम लोग जो भी नसों पे अगर दबाव रहेगा वो नस का दबाव भी हम लोग छुड़ा देते हैं। तो ये है आमतौर पे जो 4 बीमारियां हम लोग ओपीडी में देखते हैं या फिर हमारे क्लिनिक में देखते हैं। तो ये अभी तक ऐसे ही ट्रीटमेंट होती थी कि बहुत ही ओपन सर्जरीज और बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी, इसलिए पेशेंट्स को बहुत डर लगता था कि मणके की सर्जरी की वजह से उनको लगता है कि अगर सर्जरी करेंगे तो मेरे को 3 महीने आराम करना पड़ेगा, मैं चल नहीं पाऊंगा या फिर मेरे पैर की ताकत कम हो जाएगी। बट आजकल टेक्नोलॉजी में एडवांस होने की वजह से ये सर्जरी में और एडवांसेस आने की वजह से ये सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है। ये सर्जरीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से हमको बहुत आसानी हो गई है और सर्जरी बहुत ही सुरक्षित और सेफ हो गई है। तो हमको क्या क्या टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो आजकल पेशेंट को फ़ायदा होता है वो सर्जरी से, वो अभी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। एक फ़ायदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, तो जिसको बोलते हैं दूरबीन की सहायता से हम लोग सर्जरी करते हैं। उसका फ़ायदा ऐसा होता है कि जैसे मेरे को एक नस अगर छुड़ानी हो तो मेरी दूरबीन जाती है बराबर वही नस के ऊपर में, और वो नस को जो भी दबाव करने वाला घटक होगा वो घटक को मैं निकाल के नस को छुड़ा देता हूँ और पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। तो जिसको पहली इतना
इतनी बड़ी ओपनिंग करके वो नस छुड़ानी पड़ती थी, अभी हम लोग को दूरबीन से नस छुड़ा सकते हैं। उसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो पेशेंट का सर्जरी के बाद बहुत कम दर्द रहता है कमर की रीढ़ की हड्डी में। दूसरा चीज़ है, पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत कम होता है, पेशेंट को दर्द की दवाएं बहुत कम लगती है, पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा कि पेशेंट बहुत जल्दी चलने फिरने लगता है। इतने जल्दी चल फिर लगता है कि अगर हम लोग सुबह सर्जरी करेंगे तो शाम ही हमको पेशेंट को चलाते फिराते हैं, दूसरे दिन हम लोग पेशेंट से सीढ़ी चढ़ उतर करवा के डिस्चार्ज करते हैं। तो ये मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी का ये एडवांटेज होता है कि हम बहुत ही कम इंजरी करके, बहुत ही कम पेशेंट को तकलीफ होके पेशेंट को उतना ही फायदा पहुंचाते हैं जितना कि ओपन सर्जरी में फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा अगर हमको जो फायदा होता है स्पाइन सर्जरी में, उसको बोलते हैं नेविगेशन करके सिस्टम रहता है जो हमारे पास है, जिसमें हम लोग ड्यूरिंग द सर्जरी वो जहाँ पे हमको स्क्रू डालना है उसका एक्यूरेट पाथ हमको मालूम पड़ता है। तो इसकी वजह से सर्जरी बहुत ही सेफ हो जाती है कि वही डायरेक्शन में स्क्रू जाता है जहाँ पे मुझे डालना है, और इधर उधर नहीं जाके नस और मज्जारज्जू को धोखा पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग, जो भी हमारे पास है, जिसमें ऑपरेशन के दौरान जो दिमाग में से निकलने वाली पैर में जाने वाली चेतनाएं हैं उन पे हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहता है, ताकि अगर मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ सर्जरी के दौरान और उससे लग रहा है कि पेशेंट के पैर में जाने वाली चेतना थोड़ी कम हो रही है, तो उधर ही मुझे वार्निंग दी जाती है कि ये पेशेंट के चेतनाओं को प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा संभाल के रहो। तो इससे सर्जरी और भी बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का ऑपरेशन के बाद का जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज होने की वजह से सर्जरी और भी बहुत हमारी सेफ हो गई है। और जो एडिशनल टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट एमआरआई, 3 टेस्ला एमआरआई फैसिलिटी हमारे पास है। हमारे पास पूरी टीम है स्पाइन सर्जरी की, जो मैंने बताया कि न्यूरोस्पाइनल सर्जन है, ये न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है जो कि चेतनाओं को ध्यान देते हैं, ये न्यूरो नेविगेशन सिस्टम के टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं वो हमको ध्यान देते हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी और पेशेंट को चलाने फिराने काम करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है, और उनके पास स्पेशल फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का रिकवरी पीरियड एकदम ही अच्छे से हो जाता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया मणके की संरचना, मणके की बीमारी और उनको लगने वाली ट्रीटमेंट के बारे में और आने वाले एडवांसेस के बारे में। अभी मेरा आपको ये मैसेज है कि अगर मणके की कोई बीमारी या फिर आपको तकलीफ होती है तो उसको जल्दी से जल्दी कोई भी स्पेशलिस्ट, स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत हाथों में जाके आपका ट्रीटमेंट गलत हो सकता है, इसलिए स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी दिखाना ये भी इम्पोर्टेंट है, किस वजह से, क्योंकि अगर आप जल्दी दिखाए तो शायद प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी दवाओं से सॉल्व हो सकता है, अगर बहुत लेट दिखाएंगे तो सर्जरी ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है लेट दिखाने के बाद में। इसलिए ये मेरा आपसे विनती है कि अगर आपको मणके की या फिर स्पाइन की या फिर रीढ़ की हड्डी भी की कोई भी तकलीफ हो तो जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट को दिखा के उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट करा लें। अगर आपको रीढ़ की हड्डी के बीमारी के बारे में या फिर ये वीडियो के बारे में कुछ सवाल होंगे तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके जवाब हम लोग दे देंगे। नीचे हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी है जिस पे आप कांटेक्ट करके हमको वो सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर हम लोग वो शंका का निरसन करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।